हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के साथ साथ अब बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा बचा है, क्योंकि 1.5 महीने से भी कम ही है। दिसंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करना है कि सेट का प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दें। अब आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ नया चीज़ पढ़ें। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना जो प्रैक्टिस, अपना रिवीजन जो करें वो सेट के माध्यम से करें। ठीक है, इससे पहले भी हम एक सेट अपलोड कर चुके हैं, फिर एक नया सेट लेकर के हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को ये सेट अच्छा लगेगा अगर मेरा, तो और आगे भी लेते आएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सेट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे प्लस मॉडल क्वेश्चन भी रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है या फिर जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, इन सारे को मिक्स करके दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। और आप लोगों का ये एक और चीज़, आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के भी वीडियो अपलोड हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके बिहार के बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस बिहार स्पेशल में हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। याद करने की भी झंझट नहीं रहेगी, आप डायग्राम देख करके ही सारा कुछ आपको याद समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आंसर आप लोगों भी दीजिएगा, और सेट के लास्ट में आपको देखना है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है कि जब उसने किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के सभी नियमों और आदेशों को से स्वतंत्र हो गया। यह बात किसके लिए कही गई है, तो याद रखिएगा ये बात अलाउद्दीन खिलजी के लिए कही गई थी। ठीक है, यह बात बर्नी ने किसके लिए कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। आगे आइए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सबसे पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और चीज़ जान लीजिए कि इन्होंने 300 नगर के अपने शासनकाल में 300 नगर की स्थापना की थी। उस 300 नगर में आपका फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारी चीज़ आपके हैं, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, तो चलिए, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे ये, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। मतलब कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिहाद की घोषणा की थी, तो ये था आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर जीत जाते हैं, और जीतने के बाद आपको उपाधि एक धारण करते हैं। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बार जो बाबर ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था वो किस किस युद्ध में किया था, तो खानवा के युद्ध में किया था। और उस खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपको बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध की जीतने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था, वह आपका राणा सांगा था। ठीक है, ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। आगे आइए, अकबर के साम्राज्य में शामिल थे, अकबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो ये सभी क्षेत्र इनके अकबर के राज्य में शामिल थे। ठीक है, ये चारों, काबुल का क्षेत्र, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, क्योंकि आप में इसमें सारा ऑप्शन तो 1 से 4 तक तो किसी में नहीं दिए, तो ई हो जाएगा। ये मतलब 1 से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे आते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, मतलब बीजापुर को औरंगजेब ने कब जीता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1686 में उन्होंने जीता था। ठीक है, 1686 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1686। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक
चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जिसमें हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे। तो वो बादशाह आपके थे औरंगजेब। ठीक है, तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में उनके जो सेनापति में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब कि हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा कि 33% जो थे वो हिंदू सेनापति थे। सबसे ज़्यादा आपके औरंगजेब के ही शासनकाल में थे हिंदू सेनापति। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में याद रखिएगा 33% थे, 33% थे, और जहांगीर के शासनकाल में 24% थे, और अकबर के शासनकाल में 16% थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे ये प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है। तो ये दास कैपिटल किसने लिखी है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ठीक है, ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ये किस भाषा में है, तो जर्मन भाषा में है। आगे आइए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों का दमन किसने किया था, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठगों का दमन कैप्टन सिलीमन ने किया था। ठीक है, और कैप्टन सिलीमन किसके कहने पर किए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ही कैप्टन सिलीमन को नियुक्त किया था कि ठगों के दमन करने के लिए। ठीक है, तो ठगों का दमन किससे संबंधित है, तो कैप्टन सिलीमन से संबंधित है। अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 1848। देखिए सतारा का विलय आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था, पंजाब का विलय, अवध का विलय कब हुआ था, और झांसी का विलय कब हुआ था। तो याद रखिएगा सतारा का विलय 1848 में हुआ था, ये सही है, और अवध का विलय 1856 में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन पंजाब और झांसी का गलत है। झांसी का विलय जो हुआ था वो 1853 में हुआ था। ठीक है, 55 में नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ई आंसर हो जाएगा, मतलब एक से अधिक सही है। एक सतारा सही है, एक अवध सही है। सतारा 1848 में और अवध 1856 में। ठीक है, ये का इस विलय का मतलब क्या हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो आप लोग पढ़े हैं, डलहौजी के समय जो नीति आई थी, जो ज़बरदस्ती हड़प लेते थे किसी राज्य को, तो उसी नीति के तहत सतारा को उन्होंने 1848 में मिलाया, अवध को 1856 में और झांसी को 1853 में मिलाया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में जो आधुनिक शिक्षा का भी जनक लॉर्ड मैकाले को ही जाना जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है कौन, लॉर्ड मैकाले। चलिए आगे, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान कौन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्थान कौन थी, तो वो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये थी। ठीक है, इसे उसके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था पूछ रही थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ठीक है, चलिए आगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, तो ये लंदन में की थी। याद रखिएगा, देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस बहुत डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, तो लंदन में किया था। ठीक है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने किए थे। अब आगे आइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था। तो श्रमिक आंदोलन में सबसे पहली बार कहाँ भाग लिया था महात्मा गांधी ने, तो वो लिए थे अहमदाबाद का जो मील मजदूर आंदोलन था, उसी में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, तो 17 में चंपारण में किया था। ठीक है, 1917 में उन्होंने चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। ठीक है, चलिए आगे आइए, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो लीग स्थापित हुई थी वो किसके विरोध में, तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है, याद रखिएगा कि जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने विरोध हो रहा था बहुत ज़्यादा भारत में, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि क्या आपको अपने क्या इंडिया के पास, इंडियन लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने तरीके से अपना संविधान या अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें। तो उसी के बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दिया गया था उन लोगों को। उस नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था
कि किस तरीके से हम लोगों का शासन चलेगा, किस तरीके से हम लोगों का संविधान होगा या जो भी हुआ। इसको तैयार किसने किया था नेहरू रिपोर्ट को? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, और ये मोतीलाल नेहरू ने इसको किया था। लेकिन इससे जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग जो थे वो इससे खुश नहीं थे, तो इसी के विरोध में इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की थी। तो किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। आगे आइए, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्तावना रखा था? आपसे पूछा जा रहा है कि 1921 में जब अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था? मतलब कांग्रेस का लक्ष्य कांग्रेस का जो लक्ष्य होना चाहिए वो संपूर्ण स्वराज होना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव रखा था। तो वो किसने रखा था? तो हजरत मोहानी ने रखा था, याद रखिएगा। हजरत मोहानी ने कहा था कि कांग्रेस का सबसे संपूर्ण और सबसे पहला लक्ष्य जो होना चाहिए वो पूर्ण स्वराज की मांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? हजरत मोहानी ने कही थी। आगे ये भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का जो प्लान आया था, भारत का जो विभाजन हुआ था वो किस प्लान के हिसाब से हुआ था? तो बाल्कन प्लान। ये बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो याद रखिएगा, ये माउंट बेटन की उपज थी, लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, आगे आइए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। वो बहुत बड़े पैमाने पर दंगा होने का डर था और इससे पहले भी कई दंगे हो चुके थे, तो इसी से बचने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके लिए मान गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्यूज का सिद्धांत आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, चलिए साइंस का क्वेश्चन है, आगे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि एसी करंट को डीसी करंट में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो आपको रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आगे आइए, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य से जो उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो आगे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आपकी बॉडी में कौन से द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है वो थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड। जब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो आपका बॉडी जो वो थकान जैसा महसूस करने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शुष्क बर्फ जो होते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, शीरा मोलासिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है? ठीक है, तो शीरा जो है वो किसके उत्पादन के लिए यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, अल्कोहल के उत्पादन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल के उत्पादन के लिए इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? तो नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो प्राकृतिक है, ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, ये सब क्या है? आपके प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन, कथन और कारण है। पहला कह रहा है कि अमीबा विभाजन जो होता है वो अमीबा विभंजन द्वारा जनन करते हैं, और दूसरा सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक वीडियो से जनन करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पहला ही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आगे आइए, साइंस के क्वेश्चन है ये सब, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है, मतलब कौन सी ऐसी वेल मछली है जो दांत वाली वेल में सबसे विशालतम होती है। तो याद रखिएगा कि वो स्पर्म वेल जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी सबसे विशालतम वेल मछली होती है दांत वाली में से, ठीक है। और याद रखिएगा उनका जो हर एक दांत जो होता है वो 1 किलो के बराबर का होता है, एक दांत, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, स्पर्म वेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। यीस्ट, किण्वन, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका यीस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन और एलोवेरा अवित्र बीज ये सब सही है। डी नंबर जो है वो आपका सही नहीं है, डी आंसर गलत हो जाएगा। घटपर्णी का परिजीवी अवित्र बीजी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे आइए, कह रहा है कि इसको मिलान करना है, ठीक है, इसका अलग अलग मिलान करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो प्रकंद, प्रकंद किससे रिलेटेड है, तो प्रकंद अदरक से रिलेटेड है, ठीक है। किसका, प्रकंद का क्या हो जाएगा, अदरक। स्तंभ कंद किसको कहते हैं, तो आलू को कहते हैं, ठीक है। शल्क कंद किसको कहते हैं, तो शल्क कंद आपको लहसुन को कहते हैं, ठीक है। और घन कंद जो होता है, घन कंद वो जीमी कंद सूरन जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर जो आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। आलू, आलू एक है, मतलब आलू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आलू क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े आलू क्या है, कंद है, कंद, ठीक है। मूल फल कंद या शल कंद क्या है, तो आलू कंद है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन में आइए। लौंग, लौंग के बारे में पूछा जा रहा है कि लौंग क्या है। तो लौंग आपका सूखे फूल होते हैं, ठीक है। लौंग क्या होते हैं, तो वो एक सूखे फूल होते हैं। पादप कली, पादप कली क्या है, तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है, ठीक है, एक भ्रूणीय टहनी होती है, ठीक। आगे ये, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड निष्कासित होने के कारण आंख से आंसू आने लगते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सल्फेनिक अम्ल। जब प्याज में से सल्फेनिक अम्ल निकलते हैं, सल्फेनिक एसिड के निकलने से क्या होता है कि आंख में आंसू आने लगते हैं प्याज छीलने से, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन थे। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा, हिस्ट्री में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन में। ये पागलपंथी आंदोलन, पागलपंथी एक आंदोलन है जिसकी स्थापना किसने की थी। तो पागलपंथी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा करमशाह। ये हम उसी में हिस्ट्री की वीडियो में ही बता चुके हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो पागलपंथी की स्थापना किसने की थी, तो करमशाह ने की थी। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। याद रखिएगा, टाइटेनियम जो होता है वो स्टील से बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और इसमें कभी भी जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, ठीक है। आगे आइए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना। मैग्नीशियम आतिशबाजी सही है, आतिशबाजी के लिए जो पटाखे उटाखे बनते हैं उसमें मैग्नीशियम का यूज़ होता है। यूरेनियम परमाणु बम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिंक गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए नहीं, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज़ होता है। तो आपका आंसर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन पे, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा रसायन है जो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में काम करता है। तो वो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। अब आगे आइए, अगले क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है कि बेंगलुरु में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन फॉर क्लीन एयर नामक पहल लॉन्च की थी। बेंगलुरु के साथ मिल करके किसने किया था ये, तो यूनाइटेड किंगडम में किया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। आगे आइए, अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र को किस शहर में लॉन्च किया गया है। कौन से शहर में आपको लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तो वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, ठीक है। जितने भी फोर्स से रिलेटेड जो होते हैं वो सब गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला ये, हाल ही में सुर्खियों में रहे कैफे डे के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि सुर्खियों में रहे कैफे डे के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो VG सिद्धार्थ। याद रखिएगा, आपको बड़े बड़े शहरों में या कहीं सिटी में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी आपको
कैफ़े कैफ़ी डे के नाम से एक दुकान दिखाई देती है जिसमें बहुत अच्छी कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी मिलती है, खास करके वो कॉफ़ी के लिए वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये वीजी सिद्धार्थ ने की थी, जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैफ़े कैफ़ी डे की स्थापना किसने की थी? तो वीजी सिद्धार्थ ने किया था। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो रवीश कुमार को, ये पिछले ही साल मिला था, तो रवीश कुमार को मिला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सब। आगे आइए अगले क्वेश्चन में। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है, ये बताना है। तो सबसे बड़ा हिमनद आपका कौन सा है? जल्दी से कोई ऑप्शन में बताइए। तो आपका गंगोत्री है। ठीक है, कंचनजंगा, केदारनाथ, रुंडुन तो होगा नहीं, और गंगोत्री। कंचनजंगा, गंगोत्री और केदारनाथ, इन तीनों में से कोई एक कौन सा होगा? तो गंगोत्री होगा। तो सबसे बड़ा हिमनद जो आपका है वो कौन सा होगा? गंगोत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं वो किससे निर्मित हुए हैं? तो पैलियोजोइक महाकल्प से निर्मित हुए हैं। ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प से निर्मित हुए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, पैलियोजोइक महाकल्प से। अगले क्वेश्चन में आइए। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापना से इंगित है, जिसका कारण है। ठीक है, आपसे कह रहा है भारतीय मॉनसून विस्थापना से इंगित है, जिसका कारण है। तो उसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मतलब ताप के कारण इस मौसम में चेंजिंग आती है। तो भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, आगे आइए। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। किसके सहमति से? तो बिना किसी राज्य की सहमति से, मतलब उसको राज्य से सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी राज्य की सहमति से वह कानून बना सकती है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। 97 नंबर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, इन दोनों की पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी, ये बताना है। तो पहली संयुक्त बैठक जो हुई थी वो आपको दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। ठीक है, मतलब दहेज प्रथा को समाप्त करने के संबंध में पहली संयुक्त बैठक हुई थी। और याद रखिएगा आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। ठीक है, दोनों का। तो चलिए, और उसके अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। आगे ये 98 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो किसके तहत हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। 98। आगे क्वेश्चन में आइए। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ? मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो रिटायर होने के बाद किस कोर्ट में वकालत कर सकते हैं? तो याद रखिएगा वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर होते हैं, कोई भी जज, तो वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में जाकर के वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 220 के अनुसार ये दिया हुआ है। ठीक है, कि किसी भी कोर्ट में नहीं, सॉरी, आर्टिकल 124 7 में दिए है। ठीक है, आर्टिकल 124 के 7 में दिए, और आर्टिकल 220 के अनुसार अगर हाई कोर्ट के अगर कोई जज रिटायर होते हैं तो वो उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उससे ऊंचे कोर्ट में जाकर के वकालत के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, जो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। आगे आइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त आप लोगों को मिली थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 169 नंबर। ठीक है, मतलब कि 169 संशोधन जो हुआ था उसी के तहत मिला था। ठीक है, मतलब आर्टिकल 169 के तहत।
ठीक है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद को सृजन करने का अधिकार दिया गया है? तो किसके तहत? 169 के तहत। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य केंद्र निर्वाचन आयोग, या राज्य का निर्वाचन आयोग, या राज्य के राज्यपाल। तो आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, ई। क्यों? क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, मतलब केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है, वो ऐसा करता है। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं करता है। यहाँ राज्य केंद्र निर्वाचन आयोग लिखा है। ठीक है, जबकि खाली केंद्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित संचित निधि से दिए जाते हैं। मतलब राज्य की जो संचित निधि होती है, समेकित निधि होती है, उससे उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज अगर कोई रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद जब पेंशन दिया जाता है, तो वो पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, मतलब केंद्र की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, राज्य की तरफ से नहीं। आगे आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की समेकित निधि, आंसर बी नंबर। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 63 में दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 263 में दिया गया अंतरराज्यीय परिषद की बैठक। इस अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में क्या होता है कि जितने भी पूरे 2800 जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्य के जो सीएम होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की बैठक एक साथ संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 263 में। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से सीधे विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। क्या कोई राज्य बाहर से, विदेश से डायरेक्टली ऋण ले सकता है कि नहीं? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं ले सकता है, क्योंकि जब भी अगर विदेश से अगर उसको राज्य को ऋण लेना होगा, तो वो केंद्र की मदद से लेगा। केंद्र जा करके बाहर की किसी बैंक से, IMF से या ADB से किसी से बात करके उसको दिलवाएगा। मतलब वो राज्य डायरेक्टली नहीं ले सकता है। ठीक है, आगे आइए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था जन गण मन को? तो 1950 में, याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था। ठीक है, और इसको गाने में कम से कम 52 सेकेंड लगता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, फिर अगला जो प्रैक्टिस का जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे। मैक्सिमम आपका इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के वीडियो डिस्कस कर दिए गए हैं। इसमें आपको PYP भी है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और मॉडल क्वेश्चन भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो के माध्यम से अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि अब आपके पास नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से ही रिवीजन करें। तो अगला वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है आप लोगों का BPSC से रिलेटेड। फिर अगला वीडियो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगला वीडियो हम और लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।